नमस्कार। आज हम एक ऐसे समुदाय की कहानी में गहरे उतर रहे हैं जिनकी पहचान और इतिहास असम के चाय बागानों से मतलब अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। जी। इन्हें आज असम सरकार आधिकारिक तौर पर चाय जनजाति या टी ट्राइब्स कहती है, लेकिन पहले पहले इन्हें चाय बागान के श्रमिक या कभी-कभी आदिवासी जैसे नामों से भी जाना जाता था। हाँ, ये नाम बदलते रहे समय के साथ। हमारी ये जो आज की पड़ताल है ये गोविंद सतनामी की किताब चाह जनजातिर लुप्त कहानी यानी चाय जनजाति की लुप्त कहानियों के कुछ अंशों पर आधारित है। लेखक ने शुरुआत में ही साफ कर दिया है कि वो अपनी किताब में मतलब संदर्भ के हिसाब से चाय श्रमिक, गिरमिटिया मजदूर या फिर चाय जनजाति ऐसे अलग अलग शब्द इस्तेमाल करेंगे। हाँ, ये स्पष्ट करना जरूरी था। और आज हमारी जो ये गहन चर्चा है इसका केंद्र बिंदु यही है, इस समुदाय का इतिहास, खासकर वो ब्रिटिश औपनिवेशिक दौर की व्यवस्था जिसे गिरमिटिया कहा जाता था। तो आइए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। बिल्कुल। और ये जो शब्द है गिरमिटिया, ये अपने आप में ही मतलब एक पूरी कहानी कह देता है। अच्छा, कैसे? ये शब्द असल में सीधे सीधे अंग्रेजी के शब्द अग्रीमेंट से निकला है, समझौता, अनुबंध जिसे बोले। अग्रीमेंट, हाँ सुना है। तो ब्रिटिश राज के टाइम में जब असम में चाय बागान तेजी से फैल रहे थे तो उन्हें चलाने के लिए बहुत सारे मजदूरों की जरूरत पड़ी। हाँ, वो तो होगी ही। तो इन मजदूरों को भारत के दूसरे हिस्सों से लाया जाता था और उनसे एक अनुबंध यानी अग्रीमेंट पर साइन करवाते थे, या ज्यादातर मामलों में कहिए अंगूठा लगवाते थे। अंगूठा? मतलब वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे? बिल्कुल, यही तो असली बात है। देखिए, जो लोग भर्ती किए गए थे वो ज्यादातर गरीब थे, गांव देहात से थे, कई आदिवासी पृष्ठभूमि से थे और लगभग सभी निरक्षर थे। अब वो अंग्रेजी का शब्द अग्रीमेंट, उसका सही उच्चारण तो कर नहीं पाते थे। हाँ, मुश्किल रहा होगा। तो अपनी बोलचाल की भाषा में उसे गिरमिट कहने लगे। अग्रीमेंट से गिरमिट, अच्छा। हाँ, और इसी गिरमिट मतलब उस अनुबंध से बंधे होने की वजह से वो लोग गिरमिटिया कहलाए। ओह, तो ये शब्द ही उनकी उस मजबूरी को दिखाता है। बिल्कुल। कितना मतलब मार्मिक है ना कि जिस शब्द से उनकी पहचान बनी वही शब्द उनकी निरक्षरता और उस कानूनी दांव-पेच को ना समझ पाने की उनकी लाचारी को दिखाता है, जिसने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। और ये अनुबंध होता कितने समय के लिए था? कहने को तो देखिए 3 से 5 साल का होता था, चाय बागानों में काम के लिए या फिर चीनी मिल्स, रेलवे, सड़क बनाने जैसे कामों के लिए। लेकिन सतनामी की किताब बताती है कि ये सिर्फ एक छलावा था। हकीकत ये थी कि ये अनुबंध तरह तरह के बहानों से कर्ज के जाल में फंसाकर अक्सर दशकों तक खिंच जाता था। दशकों तक? मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक? हाँ, कई बार तो ऐसा ही होता था। लोग बागानों में ही फंस कर रह जाते थे, अपनी पूरी जिंदगी वहीं काट देते थे। बाप रे। तो आखिर इतने सारे श्रमिकों की जरूरत पड़ी ही क्यों, मतलब इतनी बड़ी संख्या में? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। इसके तार सीधे जुड़ते हैं 1833 से। 1833 उस साल क्या हुआ था? उस साल ब्रिटिश साम्राज्य ने औपचारिक तौर पर दास प्रथा खत्म कर दी थी। अच्छा, दास प्रथा का अंत। जी। अब अचानक क्या हुआ कि उनके इतने बड़े औपनिवेशिक साम्राज्य को चलाने के लिए खासकर उनके मुनाफे वाले जो उद्यम थे, जैसे कि चाय, चीनी। हाँ बिल्कुल, चाय, चीनी, रबर के बागान और रेलवे और सड़कों का जो इतना बड़ा जाल बिछा रहे थे, उन सब के लिए सस्ते मजदूरों की भारी कमी हो गई। ओह, तो दास नहीं रहे तो अब दूसरे मजदूर चाहिए थे। हाँ, उन्हें एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो दास प्रथा जैसा ही कारगर हो, मजदूरों का वैसा ही शोषण कर सके, पर कानूनी तौर पर थोड़ा अलग दिखे। गिरमिटिया सिस्टम एक तरह से उसका जवाब था। और असम के चाय बागानों में ये जरूरत और भी ज्यादा महसूस हुई होगी। बिल्कुल, असम में तो समझ लीजिए 19वीं सदी के मध्य में चाय की खेती जैसे विस्फोट की तरह बढ़ रही थी। अंग्रेज इसे सोने की खान मानते थे, एक बहुत बड़ा मुनाफे वाला उद्योग बनाना चाहते थे। लेकिन उनके सामने एक स्थानीय दिक्कत थी, एक बड़ी चुनौती। क्या चुनौती थी? चुनौती ये थी कि असम के जो मूल निवासी थे, जैसे अहोम समुदाय के लोग, कछारी या दूसरी जनजातियां, वो इन चाय बागानों में काम करने को मतलब बिल्कुल तैयार नहीं थे। अच्छा, क्यों? काम पसंद नहीं था? काम पसंद न होने से ज्यादा उनका पूरा जीवन जीने का तरीका ही अलग था। देखिए, वो सदियों से किसान थे। हाँ। अपनी जमीन पर धान उगाते थे, मछली पकड़ते थे। उनका अपना गांव था, अपना सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन था जिसमें वो रचे बसे थे। मतलब अपनी जमीन से जुड़े हुए थे। बिल्कुल। अब उनके लिए अपनी वो जमीन छोड़कर बागानों के उस सख्त अनुशासन में, इतनी कठिन परिस्थितियों में
और वो भी कम मजदूरी पर दिन रात खटना, ये कोई आकर्षक विकल्प था ही नहीं। सही बात है, अपनी आजादी छोड़कर कौन जाना चाहेगा। हाँ, बागान का जीवन उनके अपने रहन सहन, उनकी आज़ादी, उनके काम करने के तरीके से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। तो ये एक तरह का कह सकते हैं टकराव था, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की ज़रूरतें और स्थानीय लोगों की अपनी जीवन शैली और प्राथमिकताएं। वो अपनी शर्तों पर जीना चाहते थे। बिल्कुल, ना कि बागान मालिकों की शर्तों पर। इसी वजह से इसी स्थानीय अनिच्छा के कारण ब्रिटिश प्रशासन और चाय बागान मालिकों ने यह तय किया कि भाई मजदूर तो बाहर से ही लाने पड़ेंगे। तो उन्होंने फिर कहाँ देखा? उन्होंने अपनी नजरें भारत के उन इलाकों पर डाली जहां गरीबी बहुत ज्यादा थी, भुखमरी थी, सामाजिक पिछड़ापन था। अच्छा, जहाँ लोग मजबूर हों। हाँ, बिल्कुल। एक तरह से ये इंसानों को जरूरत के हिसाब से यहां से वहां ले जाने का एक बहुत बड़ा औपनिवेशिक प्रयोग था। श्रम के भूगोल को लेबर ज्योग्राफी को अपनी मर्जी से बदलने की कोशिश। तो ये श्रमिक लाए कहाँ से गए थे? किन किन इलाकों से? किताब बताती है कि भर्ती का जो मुख्य केंद्र था वो इलाके थे जिन्हें आज हम बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं। मतलब ये पूरा मध्य और पूर्वी भारत का क्षेत्र। हाँ, खासकर छोटा नागपुर का पठारी इलाका, संथाल परगना और मध्य भारत के जो आदिवासी बहुल क्षेत्र थे वो मुख्य स्रोत बने। और ये लोग कौन थे? मतलब किस तरह के बैकग्राउंड से आते थे ये लोग, जिनकी जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गईं? इनमें ज्यादातर वो किसान थे जिनकी जमीनें छिन गई थीं, या जो पीढ़ियों से भूमिहीन मजदूर थे, या फिर वो गरीब आदिवासी और दलित समुदाय के लोग थे जो स्थानीय जमींदारों और साहूकारों के कर्ज के जाल में बुरी तरह फंसे हुए थे। कर्ज भी ऐसा जो कभी खत्म ही नहीं होता था। ओह, तो मतलब बहुत ही लाचार और गरीब लोग थे। हाँ, उनकी भयानक गरीबी, उनकी लाचारी और किसी भी तरह अपने परिवार का पेट पालने की जो मजबूरी थी, उसी ने उन्हें भर्ती करने वालों के लिए आसान निशाना बना दिया। ये भर्ती करने वाले कौन होते थे? इनको आड़काठी या सरदार कहा जाता था। ये लोग गांव-गांव घूमते थे और झूठे सपने बेचते थे। झूठे सपने? कैसे सपने? लोगों को भला फुसलाकर, कभी-कभी तो जबरदस्ती भी ले जाते थे। सतनामी की किताब में इसका जिक्र है कि कैसे सुनहरे भविष्य के वादे किए जाते थे। लोगों को उनके घरों से, उनकी जड़ों से उखाड़ दिया जाता था। और यहीं पर वो बात आती है, वादे और हकीकत। क्या वादे किए जाते थे इन मजदूरों से? अरे वादे तो ऐसे कि कोई भी खिंचा चलाए। उन्हें बताया जाता था कि असम में तो भाई सोना बरसता है। सोना बरसता है? हाँ, उन्हें ऊंची तनख्वाह का लालच दिया जाता था। कहा जाता था कि गांव में जो कमाते हो उससे कई गुना ज्यादा मिलेगा। अच्छा? अच्छे मकान मिलेंगे, मुफ्त राशन मिलेगा, कपड़े, चिकित्सा सुविधा, सब कुछ। और घर वापसी? हाँ, वो सबसे बड़ा वादा था कि अनुबंध खत्म होने पर ससम्मान पूरे खर्चे के साथ घर वापस भेज दिया जाएगा। अब सोचिए, कोई ऐसा इंसान जो शायद अपने गांव से कभी बाहर ही न गया हो, जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा हो, उसके लिए तो ये स्वर्ग जैसा होगा। बिल्कुल किसी स्वर्ग के आमंत्रण से कम नहीं थे ये वादे। लेकिन फिर असम पहुंचकर क्या होता था? हकीकत क्या थी? हकीकत तो बिल्कुल उल्टी थी। जैसे ही ये लोग वो लंबी और अक्सर बहुत तकलीफदेह यात्रा के बाद असम के चाय बागानों में पहुंचते थे, उनका सामना एक बेहद क्रूर, अमानवीय सच्चाई से होता था। यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, आखिर ये वादे इतने झूठे क्यों थे? मतलब इतना बड़ा फर्क क्यों? शायद इसलिए क्योंकि ये पूरी व्यवस्था ही धोखे और शोषण की नींव पर खड़ी थी। उन्हें मजदूर चाहिए थे, सस्ते मजदूर, जिन्हें किसी भी तरह लाया जा सके। किताब में बागान के जीवन का जो चित्रण मिलता है वो वाकई दिल दहला देने वाला है। जैसे कि उन्हें दिन में 12 से 14 घंटे, कभी-कभी तो उससे भी ज्यादा, कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। 12-14 घंटे? हाँ, सुबह सूरज उगने से पहले जगा दिया जाता और देर रात तक काम चलता रहता। चाय की पत्तियां तोड़ने से लेकर उन्हें फैक्ट्री में प्रोसेस करने तक, हर काम। और मजदूरी, जो ऊंची तनख्वाह का वादा था? मजदूरी इतनी कम थी कि उससे ठीक से पेट भरना भी मुश्किल था, और जो मिलती भी थी उसमें से अक्सर कई तरह की कटौती कर ली जाती थी, राशन के नाम पर, जुर्माने के नाम पर, कुछ न कुछ बहाना बनाकर। मतलब कमाई हाथ में आती ही नहीं थी ज्यादा। बिल्कुल, और रहने की हालत वो भी बहुत खराब थी। हाँ, किताब बताती है कि मजदूरों को बागान के अंदर ही बनी लंबी कतारों वाली झोपड़ियों में रखा जाता था। उन्हें लाइन कहते थे। लाइन? हाँ, लेबर लाइन्स। ये असल में छोटे छोटे अंधेरे, सीलन भरे कमरे होते थे। न हवा, न रोशनी। एक एक कमरे में कई कई परिवार जानवरों की तरह ठूस दिए जाते थे। ओह।
साफ पानी तो जैसे सपना था। गंदे तालाबों या नालों का पानी पीना पड़ता था, जिससे हैजा, मलेरिया, पेट की बीमारियां ये सब आम थीं। और मेडिकल सुविधा? मेडिकल सुविधा के नाम पर कुछ नहीं। मामूली चोट या बीमारी भी अक्सर जानलेवा साबित होती थी। और खाना, जो मुफ्त राशन का वादा था? राशन मिलता था, पर बहुत ही घटिया क्वालिटी का और कम मात्रा में। नतीजा कुपोषण। ये एक स्थायी समस्या बन गई थी। और वो अनुबंध 3 या 5 साल वाला? वो तो जैसे एक मजाक था। मालिक और उनके मैनेजर वो इतनी चालाकी से या कर्ज में फंसाकर या कभी-कभी तो सीधे-सीधे जबरदस्ती करके अनुबंध को बार-बार बढ़ाते रहते थे। मतलब घर वापसी का सपना? वो सपना धीरे-धीरे धुंधला पड़ता जाता था। कई लोगों ने तो अपनी बाकी जिंदगी उन्हीं बागानों में काट दी, कभी वापस अपने गांव की मिट्टी को देख ही नहीं पाए। ये तो बहुत ही भयानक है। मतलब जीवन सिर्फ मुश्किल और अभावों भरा ही नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बेहद अपमानजनक और क्रूर भी था। किताब इस बात पर भी रोशनी डालती है कि जो ब्रिटिश बागान मालिक थे और उनके नीचे काम करने वाले जो स्थानीय मैनेजर होते थे, जिन्हें बाबू या सरदार कहा जाता था। हाँ, ये सरदार भर्ती करने वालों से अलग होते थे। हाँ, ये बागान के सुपरवाइजर या ओवरसियर जैसे होते थे। तो ये मालिक और मैनेजर मजदूरों पर पूरी तरह से अपना आतंक कायम रखते थे। आतंक? हाँ, उनका शासन किसी तानाशाही से कम नहीं था। जरा सी गलती हो जाए या काम में थोड़ी सी सुस्ती दिखे या बस अपना दबदबा दिखाने के लिए मजदूरों को बेरहमी से पीटा जाता था। पीटा जाता था? हाँ, कोड़े मारना, लातों घूसों से मारना, घंटों कड़ी धूप में खड़ा रखना, ये सब आम सजाएं थीं। हे भगवान! और गंदी अपमानजनक गालियां देना तो जैसे रोज की बात थी। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक पूरी की पूरी आर्थिक प्रणाली, जिससे ब्रिटेन को इतना भारी मुनाफा हो रहा था, वो इतने सुनियोजित और संस्थागत शोषण पर, इतनी अमानवीयता पर टिकी हुई थी। सही कहा। हम आज जिस चाय की चुस्कियां लेते हैं, उसकी शुरुआत में अनगिनत लोगों का खून, पसीना और आंसू शामिल था। और महिला श्रमिकों की हालत तो शायद और भी खराब रही होगी। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता था। उन्हें ना सिर्फ पुरुषों के बराबर या कभी-कभी उनसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। क्योंकि पत्तियां चुनने का जो नाजुक काम होता है, वो ज्यादातर महिलाएं ही करती थीं। हाँ, मैंने सुना है। बल्कि वो यौन शोषण और उत्पीड़न का भी आसान शिकार बनती थीं। बागान के मैनेजर, बाबू, उनकी बुरी नजरें हमेशा उन पर रहती थीं। और विरोध करने का तो सवाल ही नहीं उठता होगा। विरोध करने का मतलब था और ज्यादा मुश्किलें झेलना और ज्यादा प्रताड़ना। और बच्चों का क्या उनसे भी काम लिया जाता था? हाँ, किताब में बच्चों से काम करवाने का भी जिक्र है। बहुत छोटी उम्र से ही बच्चों को बागानों के काम में लगा दिया जाता था। छोटे बच्चों को? हाँ, पत्तियां चुनने में मदद करना, घास काटना या दूसरे हल्के-फुल्के काम। उनका बचपन तो जैसे छीन ही लिया गया था। वो स्कूल का मुंह तक नहीं देख पाते थे। तो वो भी उसी चक्र में फंस जाते थे। बिल्कुल। ये बाल मजदूरी न सिर्फ उनके शारीरिक और मानसिक विकास को रोकती थी, बल्कि उन्हें भी उसी शोषण के अंतहीन चक्र में फंसा देती थी, जिससे उनके माँ-बाप जूझ रहे थे। इन सब भयानक परिस्थितियों के बावजूद, मतलब इतना दमन, इतना शोषण, फिर भी लोग टिके रहे। हाँ, ये तो बात है। उन्होंने हार नहीं मानी। सिर्फ अपने और अपने बच्चों के पेट की आग बुझाने की उम्मीद में वो हर रोज उठते थे और उसी कमरतोड़ मेहनत में जुट जाते थे। उनकी सहनशीलता, उनकी जिजीविषा, उनका संघर्ष, वो वाकई अकल्पनीय है। इस शारीरिक और आर्थिक शोषण के साथ-साथ उन्हें रोज सामाजिक अपमान भी सहना पड़ता होगा। हाँ, बिल्कुल। किताब के अनुसार इन श्रमिकों को अक्सर कुछ खास नामों से पुकारा जाता था, जो उनकी पहचान को मतलब कमतर आंकते थे। जैसे कुली या बंगाली या कभी-कभी सिर्फ बंगाल। बंगाली या बंगाल, वो क्यों? वो तो अलग-अलग जगहों से आए थे। हाँ, आए तो बिहार, उड़ीसा, मध्य भारत, यूपी सब जगह से थे। लेकिन शायद इसलिए क्योंकि शुरुआती दौर में ज्यादातर मजदूरों की भर्ती कलकत्ता के रास्ते होती थी। कलकत्ता उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी की राजधानी थी और एक बड़ा बंदरगाह भी था, तो शायद उसी वजह से ये नाम पड़ गया। मतलब उनकी असली पहचान ही मिटा दी गई एक तरह से। हाँ, उनकी वास्तविक क्षेत्रीय या जातीय पहचान को ये शब्द जैसे खत्म कर देते थे। और ये कुली शब्द, ये तो मैंने भी सुना है, काफी अपमानजनक माना जाता है अब। जी, ये शब्द औपनिवेशिक काल में एशिया के कई हिस्सों में शारीरिक श्रम करने वाले मजदूरों के लिए इस्तेमाल होता था, खासकर जो भारी बोझ उठाते थे। लेकिन धीरे धीरे खासकर भारत में ये शब्द बेहद अपमानजनक, तिरस्कारपूर्ण बन गया। और यहाँ एक और बात समझने वाली है,
ये शब्द सिर्फ नाम या संबोधन नहीं थे, ये उस पूरी व्यवस्था की मानसिकता को दिखाते थे। किस तरह की मानसिकता? ऐसी मानसिकता जिसमें इन मजदूरों को इंसान नहीं बल्कि सिर्फ एक सस्ता, आसानी से बदला जा सकने वाला लेबर या श्रम संसाधन माना जाता था। ओह, कुली या बंगाली कहकर उनकी व्यक्तिगत गरिमा को चोट पहुंचाई जाती थी। उनके मानवीय अस्तित्व को, उनके संघर्षों को नकारा जाता था। ये शब्द उनकी पहचान को कुचलकर उन्हें सिर्फ एक बेनाम, चेहरेविहीन मजदूर की भीड़ में बदल देते थे। और ऐसी भीड़ पर शासन करना, उसका शोषण करना आसान हो जाता था। तो इस पूरी चर्चा का अगर हम सार निकालें, आज हमने गोविंद सतनामी की किताब के आईने में असम की चाय जनजातियों की उत्पत्ति की वो दुखद और जटिल कहानी समझने की कोशिश की। जी। हमने देखा कि कैसे ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक जरूरतों ने एक ऐसी गिरमिटिया व्यवस्था को जन्म दिया जो शुरू से ही धोखे पर आधारित थी। हाँ, बिल्कुल। कैसे बेहतर जिंदगी के झूठे सपने दिखाकर लोगों को उनके घरों से, उनकी जड़ों से उखाड़ा गया और फिर उन्हें एक ऐसी कठोर और शोषक हकीकत में धकेल दिया गया जहां से निकलना लगभग नामुमकिन था। सही कहा। हमने बागानों के अंदर के जीवन की वो भयावहता, वो शारीरिक और मानसिक क्रूरता और वो सामाजिक अपमान, उसे महसूस करने की कोशिश की। और हमने ये भी समझा कि इस शोषण और संघर्ष की एक बहुत गहरी और स्थायी विरासत है जो आज भी किसी न किसी रूप में मौजूद है। ये सिर्फ इतिहास की बातें नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन लाखों इंसानों की कहानी है जिनके श्रम, पसीने और आंसुओं ने असम के इस विशाल चाय उद्योग की नींव रखी है। इसके कई कारण हैं मेरे ख्याल से। पहला तो ये कि ये हमें असम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवंत समुदाय चाय जनजातियों की जड़ों को समझने में मदद करता है। हाँ, उनकी आज की स्थिति को समझने के लिए। बिल्कुल। उनकी वर्तमान सामाजिक आर्थिक स्थिति, उनकी सांस्कृतिक पहचान, उनके आज के संघर्ष, उनकी आकांक्षाएं, ये सब कहीं ना कहीं इसी इतिहास से जुड़ी हुई हैं। और दूसरा कारण? दूसरा, ये हमें औपनिवेशिक काल की जो श्रम प्रथाएं थीं, उनकी क्रूर सच्चाई और उनकी जटिलताओं को दिखाता है। ये बताता है कि कैसे वैश्विक बाजार की मांगे, मतलब ग्लोबल मार्केट डिमांड्स, स्थानीय जीवन को तहस-नहस कर सकती हैं और कैसे विकास के नाम पर मानव अधिकारों को कुचला जा सकता है। तीसरा, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, ये हमें चाय जैसी रोजमर्रा की चीजों के पीछे छिपी हुई मानवीय कीमत की याद दिलाता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। हम रोज चाय पीते हैं पर शायद ही कभी सोचते हैं। हाँ, अगली बार जब हम चाय पिएं तो शायद हमें उन अनगिनत गुमनाम